लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम आज बात करेंगे डीएलएड 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें प्रथम सेमेस्टर में गणित का पेपर किस प्रकार से आया था। पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि अगर आप आगामी सत्र में पेपर देने जा रहे हैं डीएलएड का तो आपको अपनी तैयारी करने में सहायता मिलेगी और आपकी तैयारी निश्चित रूप से बेहतरीन होगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी इस टाइप की वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। और इस चैनल पर बहुत सारे विषयों की वीडियो जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की वीडियो और विभिन्न टॉपिकों की वीडियो अपलोड है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले जान लेते हैं निर्देश के बारे में। जो पेपर होता है गणित का 1 घंटे का होता है, 25 नंबर का होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। देखिए 3 टाइप के प्रश्न आते हैं इसमें, बहुविकल्पीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। बहुविकल्पीय में आपको खाली उसका जो करेक्ट ऑप्शन रहता है उसको चुन के लिख देना रहता है। अति लघु उत्तरीय आप 30 शब्दों तक लिख सकते हैं और लघु उत्तरीय 50। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 50 से 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती हैं। तो टोटल 1 से 100 तक के बीच में होती हैं आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक के बीच में। अब इसमें आपको बताना है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, जो 80 और 90 से बीच की अभाज्य संख्या है आपके ऑप्शन है 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89 या 83 और 89। तो 80 और 90 के बीच में केवल 2 अभाज्य संख्याएं हैं, एक है 83 और दूसरी है 89। याद रखिएगा आप लोग, 83 और 89, 80 और 90 के बीच में केवल 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 90 अंश के कोण को कहते हैं। 90 अंश का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, आपके ऑप्शन है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण या सरल कोण। तो देखिए न्यून कोण की बात करते हैं तो 90 अंश से जो कम कोण होते हैं उन्हें न्यून कोण कहा जाता है और 90 अंश के कोण कहते हैं सम कोण। तो ये आपका सम कोण होगा। अधिक कोण जो 180 अंश से अधिक होता है और जो सरल कोण होता है उसे 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी कोण पता चल गया और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो देख लेते हैं, ये आपका वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका वृत्त है। अब किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये बी है। जब ये 2 बिंदु आपस में मिलाए जाएंगे तो इन्हें हम कहा जाएगा जीवा, ठीक है। और वो जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और जो ये केंद्र से होकर जाती है तो इसे त्रिज्या फिर बोला जाता है। तो यानी वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा दूसरा सही होगा। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्याएं। तो आपको अगर 5 से विभाजिता का नियम पता होगा तो आप लोग संख्या को पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो वह संख्या जिनके आखिरी में 0 या 5 रहता है वही संख्याएं केवल 5 से विभाजित होती हैं। तो आप इसमें से ढूंढिए कि 0 या 5 की संख्या के लास्ट में है। इसमें नहीं है, 2543 में, 5678 में नहीं है, 5551 में भी नहीं है, 3375। देखिए इस संख्या के आखिरी में 5 है। अगर ध्यान दें आप लोग तो यही संख्या है जो 5 से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, 15 का भिन्न रूप हमें लिखना है। 15 का भिन्न रूप क्या होगा। तो भिन्न रूप का मतलब होता है कि 15 को अगर हम 100 से भाग दे दें तो वही, तो ये हो गया 5 या 15 और 5 दूनी 10 यानी 20, 20 पंचे 100 होता है। तो ये आपका 3/20 आंसर आया। तो आप इसमें से ढूंढिए 3/20, यानी पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। 15 का भिन्न रूप होता है 3/20। उम्मीद करते हैं आपको विकल्प समझ में आ गए। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। यदि पूर्णांक आपका 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले हैं। यानी हमें अंक जो है गिनती में बताने हैं, प्रतिशत में दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, जो राकेश को 65% अंक मिले हैं, ठीक है, और 500 पूर्णांक था। तो अगर हम जो है 500 का 65% निकाल लें तो आपको अंक पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा पूर्णांक जो है 500 का था, उसी में से उसको 65% मिले हैं। तो अगर 500 का मतलब होता है गुणा 65% निकाल लेते हैं हम, तो हमें राकेश का अंक पूरा पता चल जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये आएगा 5 को 65 से गुणा करते हैं तो 25, 5 6 30, 2 32। तो 325 अंक ये टोटल राकेश को मिले हैं। 500 पूर्णांक में से 325 अंक राकेश ने प्राप्त किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3, इसको हल करना है। तो देखिए अगर इसको हम हल करने चलते हैं तो x वाले टर्म को इधर ले आते हैं। 3x - x बराबर 3 और 5 उधर चला जाएगा तो इधर 5 आ गया। अब ये घट के हो गया 2x और ये हो गया आपका 8। अब इसको
काट देते हैं 2 से, 2 चौक 8 यानी x बराबर आपका 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है आपका, 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ज्ञात हो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, भुजा दी हुई है, ये भुजा का स्क्वायर होता है और भुजा हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x प्लस 5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वही फार्मूला लिखा हुआ, अगर ये फार्मूला आपको ज्ञात है तो इसी फार्मूले पे ये रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने उसी फार्मूले पर रखा है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा 25 और प्लस 2ab, यानी 2a की जगह पे है आपका x और b की जगह पे है 5, यानी इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये आपका इसका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। आप अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बताइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण हमें बनाना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, यानी लाइन। ठीक है, आप पटरी की सहायता से खींचेंगे, सीधी रेखा रहेगी। अब हमें अपने प्रकार में कोई भी दूरी ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक इसको बिंदु ए मान लीजिए और यहाँ पे एक चाप लगाइए। ठीक है, कोई भी दूरी लीजिए, इसको बिंदु बी मान लीजिए। ठीक है, अब वही चाप जो ये बीच की दूरी है, उसी चाप का जो है यहाँ पे नोक रखिए, फिर एक चाप लगाइए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसको सी मान लीजिए और ए और सी को मिला दीजिए। तो ये जो आपका बीच का कोण होगा ये 60 अंश का होगा। इसमें इसी प्रकार से आपको कोण बनाना है, और आपको बनाना नहीं है, केवल उसकी विधि भी लिखनी है कि पहले आपने जो स्टेप किया है पूरा स्टेप लिखना है। तो इस प्रकार से आपने पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13, 39 और 273 का मासा निकालना है हमें। तो सबसे पहले 13, इसका गुणनखंड करते हैं, 13 और 1 होता है। 39 की बात करते हैं, इसका होता है 13 गुणे 1 गुणे 3। और बात करते हैं 273 की। अगर हम बात करें तो 273 का जो गुणनखंड होता है, 273 का जो होता है गुणनखंड वो इस प्रकार से होता है। 273 का जो गुणनखंड हो रहा है ये होगा 13 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसमें जो है HCF हमें निकालना है, यानी मासा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो कॉमन होता है वही इसका HCF होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें लासा निकालना होता है तो सबको गुणा करके लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमें खाली मासा निकालना है तो मासा देखिए जो सबसे कॉमन है वही, तो 1 और 13 यानी ये 13 हो जाएगा, इसका मासा आएगा 13। ठीक है, मासा आपका 13 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है। अब यहां से हम लघुत्तरीय में आ गए हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई है। तो साइकिल का हमें मूल्य बताना है, यानी साइकिल जो थी उसका जो मूल्य था वो 1800 रुपये में बेचा गया है। तो ये 1800 रुपये जो है ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बेचने वाले मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ये है आपका 1800 रुपये, और चूंकि उसे हानि हुई है 10% की। ठीक है, तो ये आप जो है आपका डाटा दिया था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम सवाल लगाते हैं। एक फार्मूला होता है प्रतिशत हानि का, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रतिशत हानि दी हुई है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है प्रतिशत हानि का फॉर्मूला। अगर प्रतिशत लाभ होता तो यहाँ से हम प्रतिशत लाभ जब ही होगा जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तब आपका लाभ होगा, और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो आपका हानि होगा। नीचे जो है क्रय मूल्य ही रहता है। तो आपका प्रतिशत दिया है 10। ठीक है, क्रय मूल्य आप उसको x मानते हैं, और विक्रय मूल्य आपका दिया है ये है 1800 रुपये। नीचे भी आपका क्रय मूल्य फार्मूले में रहता है तो x ही होगा, और गुणे 100 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो 10 है ये इधर चला आएगा, 100 इसके नीचे, यहाँ वाला 10 इधर आ गया। प्रतिशत में दिया था तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं रहेगा। ये जो है अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका x माइनस 1800 बटे x हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे काट देंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है, तो 1/10 बराबर x माइनस 1800 बटे x। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। 1/10
आपका लिखा था और x माइनस 1800/x। अब यहाँ पे जो है आप ये 10 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 18,000 बराबर x। x इधर आएगा ये, और ये 18,000 उधर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 18,000, क्योंकि एक जीरो ये 10 जो इसमें गुणा होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं तो 9 दूनी 18 होता है, यानी 2000 हो जाएगा। ये x बराबर 2000, ये x हमारा जो था ये क्रय मूल्य था, तो ये क्रय मूल्य आपका हो गया 2000। यही आपका 2000 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो है साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रुपये रहा होगा। आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है ₹500 का 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 500 रुपये दिया है, 3 वर्ष ये समय दिया है और वार्षिक ब्याज निकालना है, दर दिया है 12%। तो अगर आपको एक फार्मूला याद हो, साधारण ब्याज बराबर, मैं बता रहा हूँ फार्मूला, ध्यान से नोट कर लीजिए। ब्याज बराबर साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए जो जो दिया है डाटा, आपका साधारण ब्याज निकल के चला आएगा। मूलधन गुणे दर गुणे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो देखिए मूलधन आपका यानी 500 दिया था, समय दिया है, ये दर दिया है आपका 12%, समय दिया है 3 गुणे 100, नहीं 500 गुणे 12 गुणे 3 बटे 100, 100 बटे में रहेगा। ये आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये 0 0 कट जाएगा, और ये आपका हो गया 12 पंचे 60, 6 त्रिक 18, यानी 180 रुपये ये आपका साधारण ब्याज होगा। आपका यही आंसर होगा। साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना था तो 180 रुपये होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन 14वां, ये x माइनस वाई जेड प्लस वाई माइनस जेड एक्स प्लस जेड माइनस एक्स वाई है। इसको सॉल्व करना है, तो अगर इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब देखिए एक्स वाई यहाँ है प्लस में, एक्स वाई यहाँ है माइनस में, ये कट गया। एक्स जेड यहाँ माइनस में है, एक्स जेड यहाँ प्लस में है, ये भी कट गया। वाई जेड प्लस में, वाई जेड माइनस में, ये भी कट गया। तो इसका आंसर आएगा 0। पूरा ब्रैकेट खोल देंगे तो ये सब कट जाएगा। अब अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में आपके 30 छात्र और आ जाएं, ठीक है, तो भोजन सामग्री कितने दिनों में चलेगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे छात्र और भोजन सामग्री की, तो अगर छात्र आपका ये है, इधर छात्र लिखते हैं, इधर लिखते हैं दिन, ठीक है, इसको हम समानुपात से निकालते हैं, सरल रहता है। देखिए 50 छात्र हैं तो भोजन चल रहा है 40 दिन तक। अब 30 छात्र और आ गए हैं ना, तो ये 30 छात्र और आ जाएंगे अगर, तो 30 इसमें जुड़ेंगे तो ये 80 छात्र हो जाएंगे। और यहाँ पे बताना है कि कितने दिन चलेगा, यानी x दिन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस 30 छात्र जुड़ गए हैं तो ये इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर 50 छात्र हैं तो 40 दिन तक भोजन चला, लेकिन अगर छात्र बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है 40 से कम दिन ही भोजन चलेगा, तो ये घटेगा, ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है। समानुपात में यही उल्टा होता है। अब देखिए समानुपात का जो नियम होता है, इसको हम समानुपात में लिखते हैं, तो जो 50:80 समानुपात जो होगा ये होगा x/40। तो अगर आपको समानुपात का फार्मूला मालूम हो कि जो बाहरी समानुपात होते हैं ये इनका गुणा भीतरी समानुपात के बराबर होता है, यानी 50 × 40 बराबर 80 × x, ठीक है। तो इसी पे हम रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी फार्मूले पे रखते हैं हम। तो ये हो जाएगा 50 × 40 बराबर 80 × x, ये फार्मूला होता है समानुपात का। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 50 40, ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 200 बराबर 80, ठीक है। अब यहाँ से ये कटेगा तो ये आएगा 25, यानी आपका जो भोजन है ये 25 दिन केवल चलेगा। x माने थे हमने 25, तो अगर 80 छात्र हो गए, 30 छात्र और गए, तो केवल भोजन आपका 40 दिन की जगह पे केवल 25 दिन चलेगा। तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 25 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। इसकी लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो अगर आपको आयत का क्षेत्रफल पता होगा, ये होता है आयत, इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है, तो आप इस फार्मूले पर रख देंगे, आयत का आंसर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल तो है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है।
अब जो देखिए आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 117 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है 13, चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई x मान लेते हैं। अगर आपको 13 का फार्मूला याद है, 13 9 117 होता है, तो x यानी चौड़ाई हमारी निकल के आएगी 9 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था, चौड़ाई बराबर x बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको फार्मूले याद है तो आपको सवाल लगाने में समय नहीं लगेगा। अब एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, 17 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 17वां, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो देखिए आपको फार्मूला याद हुआ, चाल बराबर दूरी बटा समय, एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे कहा है चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो ये देखिए लंबाई मीटर में दी हुई है, इसको हमें पहले किलोमीटर में बदलना होगा। समय सेकंड में दिया हुआ है, तो समय को पहले मिनट में, उसके बाद घंटे में बदलेंगे। तो जितना भी डाटा आपको दिया है, पहले देखिए लंबाई दी हुई है 270 मीटर, तो अगर हम इसको 1000 से भाग देंगे तो यह आपका किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से समय जो दिया हुआ है t 9 सेकंड, अगर इसको हम, ये सेकंड है, इसमें मिनट में पर इस देखिए 9 जो है सेकंड में है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से भाग देंगे, और अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो फिर 60 से भाग देना होगा। तो ये आपका 9/60, 60 × 60 यानी 3600 हो जाएगा। अब आप इसी फार्मूले पे रख दीजिए। ठीक है, दूरी आपकी निकालनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। देखिए चाल पे निकालना है। अब ये जो आपका ये डाटा आपका है, ये आप इसी फार्मूले पे रख दीजिए। दूरी जो आपकी होगी, मान लीजिए कोई ट्रेन है तो उसकी जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है 270/1000। ठीक है, और समय आपका जो है ये है 9/60 × 60। आपने जितने डाटा दिया था उसको, जो लंबाई थी उसको किलोमीटर में परिवर्तित कर लिया, जो समय दिया था उसको घंटे में परिवर्तित कर लिया, और आपने इसी फार्मूले पर खाली रख दिया है। अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका और बढ़िया से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 270/1000 है, गुणे 9/60 × 60 है। तो देखिए 270/1000 और बटे में था 9 × 60 × 60, तो ये जो है आपका 60 × 60 यानी 60 × 60 ऊपर आ जाएगा और 9 जो है नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं 9, देखिए हाँ यहाँ पे जो है 9 से काटेंगे इसको तो 9 × 27 और एक जीरो यहाँ कट गया, और आपका 0 से 0 ये दोनों जीरो कट गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ 3 आया और 6 × 6 यानी 36। इसको गुणा करते हैं, 6 × 3 = 18 और 3 × 3 = 9 10 यानी 108। ये आपका जो 108 आया है ये आपकी चाल आई है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल होगी। आपको एक चाल निकालना था किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपका ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आपका निकल के आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए ये आपको जो है एक पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये देखिए 300 दिया है, 250 दिया है, 100 दिया है, 150 दिया है, 450 दिया है। तो पिक्टोग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बना लीजिए और आप एक सिंबल मान लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया मान लीजिए गुलाब, इधर आप गुलाब लिख दीजिए। ये आपका गेंदा हो गया। ठीक है, ये आपका जूही हो गया, डहेलिया और रजनीगंधा। ठीक है, अब इसको जो है आप देखिए 300 है, 250 है, 100 है, 150 है, तो इसको हम एक को जो है एक मानक मान लीजिए, एक बराबर होता है, एक ऐसे स्टार मान लीजिए, इसके बराबर होता है 50। तो इसी रेशियो में हमें यहाँ पर रख देना। देखिए गुलाब आपका 300 है तो 50 से आप 300 में डिवाइड कर दिए तो 50 छक्का 300, तो यानी ये स्टार है एक 50 है, तो अगर हम इसको 6 बना दें, 1 2 3 4 5 6, यही आपका ये प्रदर्शित हो गया पिक्टोग्राफ में। गुलाब का जो आपका ये पिक्टोग्राफ है ये 6 बना दिया आपने, 50 एक माना है तो ये आपका हो गया। अब गेंदा की बात करते हैं तो गेंदा अगर फिर 50 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, तो हमें 5 बना देना है। ठीक है, जो आप मानक लीजिए उससे उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका गेंदा का हो गया। अब बात करते हैं जूही का, तो 50 से 150 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 स्टार आप यहाँ पे बना दीजिए। अब डहेलिया की बात करते हैं। देखिए जूही में जो है आपका, जूही में 100 ही था तो यहाँ पे 2 ही बनेगा। ठीक है, डहेलिया की बात करते हैं 150 था तो यहाँ पे 3 बनेगा, अगर 50 से 150 में भाग देंगे। और लास्ट में आपका है रजनीगंधा, 450 है तो 50 से भाग देंगे तो आप, तो ये जो है 5 9 45 यानी 9 बनेगा। ठीक है, ये आपका 9 बनेगा, 9 आप बना लीजिएगा, ऐसे 9 स्टार रहेंगे। इस प्रकार से आपका पिक्टोग्राफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।